बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, होप होम्योपैथिक एकेडमिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग होम्योपैथिक के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमारा एक सिलसिला चल रहा है प्रिस्क्राइब टू बीट, जिसमें हम मुख्तलिफ अमराज के हवाले से डिस्कस करते हैं और अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स, तुलबा व तालिबात और आम पब्लिक के लिए ऐसी मालूमात मुहैया करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आज जिस डिज़ीज़ के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है और अक्सर क्लिनिक्स के ऊपर ऐसे केसेस आते हैं, ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जहाँ पे उन्हें फ़ौरी मदद की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो इसी बात को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है कि आप तक ऐसी मालूमात बहम पहुँचाई जाएँ जो आपको ऐसे मरीज़ों का इलाज करने में फ़ायदेमंद साबित हों। तो दोस्तों, आएँ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथी ऐसे मामलात में कितनी मददगार साबित होती है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं तो ये बताना भूल गया कि हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे बेड सोर्स को, यानी ऐसे ज़ख़म, ऐसे अल्सर्स, ऐसे नसूर जो किसी भी फ़र्द में जो कि ज़्यादा देर तक बीमार रहने की वजह से, ज़्यादा देर तक बिस्तर पे रहने की वजह से, बिस्तर के प्रेशर दबाव की वजह से ऐसे ज़ख़मों का शिकार हो जाता है। रैशेस बन जाते हैं और जिस पहलू वो ज़्यादा देर लेटता है वहाँ पर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और ये ज़्यादातर ज़ियाबतीस के मरीज़ों में, यानी ऐसे मरीज़ जो डायबिटिक हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं और वो ऑन द बेड हैं, वो चल फिर नहीं सकते, ऐसे मरीज़ों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेड सोर्स और उनके हवाले से होम्योपैथिक अद्वियात को। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये वीडियोज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और तुलबा तालिबात के लिए, उनको मज़ीद एजुकेट करने के लिए, उनकी जो पेशा वाराना महारत है उसे मज़ीद बेहतर करने के लिए बनाई और पेश की जाती हैं। आम पब्लिक, आम दोस्त इससे मालूमात तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अद्वियात को जो है वो इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर्स के साथ मशावरे ज़रूर कर लें। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हमेशा नुकसानदेह होती है, खा वो होम्योपैथी की हो, खा वो किसी भी दीगर शोबाए तिब की हो। तो आए दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं कि बेड सोर में होम्योपैथिक जो है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि बेड सोर जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे अफराद में बनते हैं जो किसी भी मर्ज़ की वजह से ज़्यादा देर तक उन्हें बिस्तर पे रहना पड़े तो उनके ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं और इसीलिए इनको बेड सोर्स कहा जाता है। ऐसे अफराद या ऐसे केसेस जिसमें टाइफाइड फीवर या किसी और मर्ज़ की वजह से मुसलसल बीमार रहने की वजह से बेड सोर का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बैक्टीरिया क्यू या 6C में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बैक्टीरिया क्यू को कैलेंडोला के साथ मिलाकर ज़ख़मों को साफ़ किया जा सकता है और 6C में बैक्टीरिया की खुराक जो है हर 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाई जा सकती है, जिससे बेड सोर काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद बेड पे रहने की वजह से डेफिनेटली फौरी तौर पर ज़ख़म जो है वो नहीं बनता। पहले जो है वो ख़राश पैदा होती है, पहले वहाँ पर
आप कह सकते हैं कि रैशेस बनना शुरू होते हैं और उसके बाद आस्ता आस्ता वो रैशेस प्रॉपर केयर ना होने की वजह से, ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ज़ख़म का रूप धार जाते हैं। तो जब रैशेस बन रहे हों, ब्रोसिस बन रहे हों और वहाँ पर अनइजीनेस की फीलिंग हो रही हो, जलन महसूस हो रही हो, दुखन महसूस हो रही हो, तो आर्निका 30 या 200 जो है वो इस्तेमाल करनी इंतहाई जो है वो मुफीद साबित होती है। इसकी हर 4 घंटे के बाद एक खुराक आप जो है वो दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि मर्ज़ की नौइयत और शिद्दत जो है वो कितनी है। मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक इसका वक्फ़ा कम किया जा सकता है। आप इसको आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 15 मिनट के बाद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने ये जहन में रखना है कि जैसे ही बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने जो रेपिटिशन है, जो हम दवा की डोज रिपीट कर रहे हैं, उसमें वक्फ़ा बढ़ाना शुरू कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी मेडिसिन हमारे पास आती है। जब बेड सोर जो है वो बहुत ज़्यादा पुरदर्द हों, यहाँ तक कि टच करना भी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो ऐसी सूरत हाल में हैपर सल्फ जो है वो बहुत शानदार नताई देती है। हैपर सल्फ 30 में 200 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 10 मिनट के बाद आप इसकी खुराक दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ दोस्तों अगर आप एक और दवा को शामिल कर लें तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। उसका ज़्यादातर जिक्र इसमें नहीं आता, लेकिन मुझे अपनी प्रैक्टिस में जो नताइज उस दवा के मिले हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार मिले हैं। किसी किस्म की भी खराश हो, किसी किस्म की भी स्वेलिंग हो, सोजन हो, रैश हो या जगह जो है वो सुर्ख हो जाए रगड़ की वजह से, तो ऐसे में आप हैपर सल्फ और बेलाडोना 200 मिलाकर जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अल्टरनेट करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं पिछले 30 साल से इनको मिला के इस्तेमाल करवा रहा हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम के अंदर, और मुझे इतना शानदार रिजल्ट मिला है जो कि आपकी सोचते भी ऊपर हो सकता है। ये इतनी ज़बरदस्त एंटीबायोटिक बन जाती है कि टॉन्सिलाइटिस हो, फीवर हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, बॉयल है, कार्बंकल है, फोड़े पिंसियाँ निकल रही हैं, किडनी में पेन हो रही है, उसके बाद आपकी जो है वो आपके पित्ते में जो है वो पथरी है और दर्द शदीद हो रही है और मरीज़ आपके पास जो है वो दर्द से तड़पता हुआ आ रहा है, उससे बोला ही नहीं जा रहा, वो अलामत बताने की पोजीशन में नहीं है, तो हैपर सल्फ बेलाडोना की, जिसे मैं BH के नाम से जो है वो मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये मेडिसिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। BH यानी बेलाडोना और हैपर सल्फ 200 में, इसको बवक्त ज़रूरत हम लोग 10-10 मिनट 15-15 मिनट के वक्फे से भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट इंतहाई प्रम्प्ट होते हैं। इसके रिज़ल्ट इतनी तेज़ी से और इतनी जल्द मिलते हैं कि कोई भी पेन किलर उतनी जल्दी रिज़ल्ट आपको दे नहीं सकता। तो इसके इस्तेमाल और भी बहुत सारे इंशाल्लाह इसी तरह आने वाली वीडियोज़ में मैं आप तक ये पहुंचाता रहूँगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है, बताया, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे इस बताए हुए फार्मूले को, बेलाडोना हैपर सल्फ यानी BH को अपने क्लिनिक में कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी स्टोन हो, दीगर कोई भी मसाइल ऐसे हैं जहाँ पे स्वेलिंग पाई जा रही है, जहाँ पे पस पड़ने का चांस हो सकता है, वहाँ पे इसका शानदार इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपकी तवक्को से कहीं ज़्यादा नताइज इसके जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं कि ऐसे क्रॉनिक केसेस जिसमें थिन ब्लडी ऑफेंसिव पस जो है वो खारिज हो रही हो, मुसलसल खारिज हो रही हो, तो वहाँ पर सलेशिया को हम जो है वो नहीं भूल सकते। सलेशिया को भी हम 12x या 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 में भी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। हर 4 घंटे के बाद आप खुराक देंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे कि जैसे ही मर्ज़ की शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो जाए तो आप वक्फा बढ़ा देंगे। सलेशिया को इस्तेमाल करते हुए एक बात आपने जहन में रखनी है कि कोई ऐसा पेशेंट जब आपके पास आए और उसकी सलेशिया दवाई बन रही हो तो उसका मुआयना अच्छी तरह करें, उसकी केस हिस्ट्री अच्छी तरह करें, जो है वो लें कि कोई ऐसा फ़र्द जिसकी आंख बनी हुई है, जिसने लेंस डलवाया हुआ है या कोई इस किस्म की
आर्टिफिशियल चीज़ उसकी बॉडी में मौजूद है, टांग फ्रैक्चर हुई है और रॉड पड़े हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद है, ऐसे केसेस में आप हेपर सल्फ को इस्तेमाल करने से मुहतात रहें। क्योंकि जैसा कि होम्योपैथ डॉक्टर्स ख़ास तौर पे इस बात को जानते हैं कि हेपर सल्फ का ये खासा है कि ये जो बैरूनी तौर पर दाखिल हुई अशिया होती हैं जिस्म के अंदर, उनको छेड़ने से बाज नहीं आती। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि किसी बंदे ने अभी अपनी आँख बनवाई है, उसके लेंस पड़ा है, वो आपके पास आ गया, उसको प्रॉब्लम था, आपने जनाब सलेशा जो है वो दे दी, तो उसके प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों को आप जहन में रखा करें और मुहतात होकर ऐसी अद्वियात को इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास एक और दुआ जो आती है, बहुत शानदार दुआ है कि ऐसे ज़ख़म बेड सोर के जो कि छूने से बढ़ जाएं, जिनसे डिकम्पोज्ड ब्लड जो है ब्लैकिश कलर में वो खारिज हो रहा हो, और ख़ास तौर पे उन ज़ख्मों के जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो ब्लू हो रहे हों, तो ऐसे में लैक्सिस जो है वो शानदार काम करती है। लैक्सिस को आप 30 में या 200 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। एजेस के ब्लू होने का मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे गनग्रीन है, मैं यहाँ पे गनग्रीन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अभी इब्तिदा है, यानी अभी वहाँ पे एजेस जो हैं या ज़ख़म ख़राब होना शुरू हुआ है, उसके एजेस ब्लू हो रहे हैं। गंग्रीन जो है वो इसके बहुत एडवांस स्टेज में जाकर सामने आती है। तो ऐसी सूरत हाल में लैक्सिस जो है वो इस्तेमाल करके आप फौरी तौर पर रोक सकते हैं। और ऐसे ज़ख्मों को, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि कैलेंडोला के साथ जो है वो वॉश कर सकते हैं। कैलेंडोला एक बेहतरीन एंटी टॉक्सिक है और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन नताइज जो है वो देता है ज़ख्मों को ठीक करने में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब मुतासरा हिस्से से जो है वो एडवांस प्रॉब्लम बनते हुए गैंग्रीनियस लुक नज़र आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे क्रोटैलिस हॉरिडस जो है वो मेडिसिन आपके सामने आ जाती है। उसको आप 30 और 200 में हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जल्दी इस्तेमाल करना जो है वो मुनासिब नहीं है। कम अज़ कम 3 से 4 घंटे का वक्फा आप रखें। ऐसे केसेस में थोड़ा सा सब्र आज़मा होता है और बड़े ही सब्र के साथ जो है वो आपको चलना होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और मेडिसन जो कि बहुत शानदार मेडिसन है ऐसे मामलात में। इसमें ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग, सेप्टिक कंडीशंस, गैंग्रीनियस बेड सोर्स अगर मौजूद हैं तो इकिनेशिया क्यू और 30 ताकत में आप इस्तेमाल करके शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। इसमें आप कैलेंडोला इकिनेशिया को मिला के बैरूनी इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं और इसी तरह इकिनेशिया 30 को आप अंदरूनी इस्तेमाल के लिए हर 3 से 4 घंटे के बाद दे सकते हैं। इकिनेशिया को आप 3 से 4 घंटे से पहले भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आधे घंटे के बाद भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे ही अलामत बेहतर होना शुरू हो जाएं तो आप दवा की रेपिटेशन जो है, उसका वक्फा जो है उसको आप बढ़ा दें। यही एक बेहतरीन तरीका है मरीज़ को शिफा याबी की तरफ ले जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो सल्फ़र है। सल्फ़र ऐसे क्रॉनिक केसेस के लिए शानदार दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है जो हमें नज़र आ रहा हो कि ये आस्ता आस्ता गैंग्रीन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमने क्रोटैलिस की बात की कि वो गैंग्रीन बन चुका हो तो क्रोटैलिस हॉरिडस की तरफ हम जाते हैं, इकिनेशिया की तरफ हम जाते हैं। लेकिन हमें ज़ख्म देख के नज़र आ रहा हो कि इसके एजेस जो हैं वो ब्लू हो रहे हैं तो हम लैक्सिस की तरफ सोचेंगे। और अगर हम देखें कि गैंग्रीन जो है बनना शुरू हो गया है तो वहाँ पे हम सल्फ़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भी 30 ताकत या 200 ताकत में जो है वो हम रेमेडी दे सकते हैं। हर 10 मिनट के बाद इसको दिया जा सकता है और जैसे ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका वक्फा जो है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद आज
की जो आखिरी मेडिसिन है हमारे पास, जिसको हम डिस्कस करेंगे बेड सोर्स के हवाले से, वो ट्यूबरकुलिनम है। इसको हम इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनमें ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री पाई जाती है, ट्यूबरकुलर पेशेंट हैं और उनमें बेड सोर जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम ट्यूबरकुलिनम जो है वो 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मरीज़ की कंडीशन, मरीज़ की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए और उसकी जो हिस्ट्री है और फैमिली हिस्ट्री जो है उसको लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, जिसमें हमने देखा कि बेड सोर के हवाले से हम किस तरह अपने पेशेंट को देख सकते हैं। अब अगर इसमें कोई ऐसा पेशेंट आपके सामने आ जाता है जो कि शुगर का पेशेंट है, तो इन अद्वियात में से किसी दवा को इंतखाब करते हुए उसके साथ शुगर कंट्रोल करने के लिए उसकी इलामात के मुताबिक भी दवा का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद साबित हुआ करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह ताला जल्द आपके साथ नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम दोस्तों के हाथों में, बिलखुसूस होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नाज़िल फरमाएं, ताकि हम उस ज़िम्मेदारी को बेहसन तरीके से पूरा कर सकें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर डाली है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।